आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12,647 क्यूसेक की रफ्तार से जमा हो रहा है जायकवाड़ी डैम में पानी। तालाब को भरने के लिए सिर्फ 1.5 फीट पानी की जरूरत। इंतजामिया चाको चौबंद। गोदावरी के किनारे 14 बस्तियों को अलर्ट रहने के लिए की मुनादी। चौदह साल बाद हरसुल सोंगी तालाब की भी छलकने का इम्कान। नारेगांव और अतराफ की बस्तियों में पानी दाखिल होने का बढ़ गया है अंदेशा। म्युनिसिपल इंतजामिया ने की होशियार रहने की अपील। इबादतगाहें शुरू करने के मुतालबे पर बीजेपी हुई मुतहर्रिक। मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों के सामने घंटे बजाकर किया एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा बागात की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। करोड़ों रुपये खर्च करके कायम किए बागात खंडरों में तब्दील। बागात की देखरेख के लिए दिया जाने वाला फंड कहाँ हो रहा है खर्च, शहरियान ने किया सवाल। और अब खबरें तफसील से। गोदावरी नदी के किनारे आबाद 14 बस्तियों में इंतजामिया की जानिब से मुनादी करा दी गई और वहां के साकनान को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया। वाज़ेह रहे कि जायकवाड़ी डैम में 1522 फीट पानी जमा करने की गुंजाइश है और नाथ सागर को मुकम्मल भरने में अब सिर्फ 1.5 फीट पानी की ज़रूरत है, जबकि तालाब में 12,647 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता शाम तक तालाब में 87% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका था, लिहाजा इंतज़ामिया हरकत में आ गया है, क्योंकि जिस तेज़ी से डैम में पानी दाखिल हो रहा है उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द तालाब 100% भर जाएगा। तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के के मुताबिक डैम 100% भर जाने के बाद तालाब के दरवाजे खोलने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में तुग़यानी आने का इम्कान है। इसलिए नदी के अतराफ़ आबाद 14 बस्तियों में दौंडी पिटवाकर और लाउड स्पीकर के ज़रिए इन बस्तियों में मुनादी करवा दी गई है ताकि साकिनान अलर्ट रह सकें। हरसुल सोंगी तालाब के भी ओवरफ्लो होने का इम्कान है, लिहाजा म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से नारेगांव और अतराफ की बस्तियों के साकनान को भी अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया। नाजरीन, सावंगी रोड पर मौजूद कदीम हरसुल सावंगी तालाब, जिसकी ऊंचाई 25 फीट है, 14 साल बाद इस डैम में भी तेज़ी से पानी की आमद का सिलसिला जारी है और 30 फीट डैम भर जाने के बाद उसके ओवरफ्लो होने का इम्कान रहता है। म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक बारिश का मौसम बना हुआ है। अगर ज़ोरदार बारिश होती है तो इस मरतबा ये तालाब भी छलक सकता है और तालाब से छलकने वाला पानी नारेगांव, गाड़ेनगर और चिकलताना होता हुआ गारखेड़ा तालाब में जाकर मिलता है। लिहाजा नारेगांव से मुत्तसिल मानिकनगर, गाड़ेनगर और दीगर बस्तियां जो नदी के किनारे आबाद हैं, वहां पानी दाखिल होने का इम्कान है। इसलिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण धांडे और डिप्टी इंजीनियर अशोक पद्म ने इन इलाकों के साकिनान को अलर्ट रहने का इशारा दिया है। तमाम मजहबी इबादतगाहों के दरवाजे अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए जाएं। इस मुतालबे पर आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से घंटानाद आंदोलन किया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना की रोकथाम के लिए दीगर पुरहुजूम इलाकों ही की तरह सभी इबादतगाहें बंद कर दी गई थीं, लेकिन अनलॉक 3 में मरकज़ी हुकूमत ने इबादतगाहें खोलने का फ़ैसला किया है। लेकिन रियासती हुकूमत ने एहतियाती तौर पर अब भी महाराष्ट्र में इबादतगाहें खोलने की इजाज़त नहीं दी है, जिसके सबब आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा बीजेपी की जानिब से आज मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों के सामने घंटे बजाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और इबादतगाहों के दरवाज़े खोलने का मतालबा हुकूमत से किया गया। इस ज़िमन में शहर औरंगाबाद में भी गजानन मंदिर के सामने बीजेपी ने ज़ोरदार एहतजाज किया और घंटे बजाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मज़ाहिरीन में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार, रुकन असम्बली अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने से मंदिर के दरवाजे बंद है, इसलिए भक्तिगण मंदिर में नहीं जा सकते और भगवान की पूजा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने लॉकआउट किया है, लॉकडाउन उठाया है
और महाराष्ट्र सरकार ने कुछ चीज़ों का लॉकडाउन उठाया है, मंदिरों का लॉकडाउन उठाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारी मांग है कि मंदिर के ऊपर जो बंधन है, मंदिर का जो लॉकडाउन हुआ है वो उठना चाहिए और मंदिरों में भक्तगण को प्रवेश देना चाहिए। हम उसी समय ये भी आश्वासन देते हैं, हमारे भक्तगण मंदिर में जाएंगे तो कोरोना के जो रूल्स है उसको निभाएंगे, सोशल डिस्टेंस पालेंगे, उतना ही नहीं तो मास्क डालेंगे। लेकिन भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है। ये महाराष्ट्र शासन ने दारू के दुकान 3 महीने पहले खोल दिए है, शॉप्स खोल दिए है, इंडस्ट्री चालू किया है, सब चीज़ चालू हो सकती है, लेकिन मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? तो ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है। जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा था उस टाइम भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोले थे कि मंदिर की पूजा वहाँ से नहीं, वर्चुअल सब पूजा होना चाहिए। अरे भाई, सब कोरोना के रूल्स रेगुलेशन कर रहे, तो ये भी काम जरूरी है। हिंदू समाज सवेरे उठने के बाद कोई काम पे जाने के पहले भगवान का दर्शन लेता है, मंदिर में जाता है और ही काम करता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं राज्यसभा का खासदार होने नाते महाराष्ट्र शासन को मांग करता हूँ, कोई हालत में कल से सब महाराष्ट्र के मंदिर खोलना चाहिए कि 29 तारीख को सवेरे 11 बजे 10 बजे पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करना है और उसी का भाग बोल के हम शहर में 11 मंदिर में जाके ये मंदिर खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में रिजर्वेशन के मुतालबे पर हुकूमत से किस तरह नुमाइंदगी की जा सकती है, इस ज़मन में एक अहम मीटिंग जन जागरण समिति के दफ्तर में मुनक्कद की गई। वाज़ेह है कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और दीगर कई सरकारी कमेटियों ने मुसलमानों की पसमानदगी से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट्स हुकूमत को कई साल पहले पेश कर दी हैं। इसके साथ ही मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक़ भी सिफारिशात की गई हैं, मगर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। 2014 में जब इलेक्शन करीब थे, कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में 5% रिजर्वेशन देने के लिए पहल की थी, मगर वो भी बेसूद साबित हुई और हुकूमत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। फाजिल अदालत ने मुसलमानों को तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन दिए जाने के फ़ैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा था कि हुकूमत इस ज़िमन में क़ानूनी अमल मुकम्मल करे, मगर 2014 इलेक्शन में कांग्रेस एनसीपी को करारी हार हुई और बीजेपी व शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो गई। उस हुकूमत ने फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक उसे क़ानूनी शक्ल देने की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से मुस्लिम नौजवान इस रिजर्वेशन से महरूम हो गए। लिहाजा मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में रिजर्वेशन के मुतालबे पर आज जन जागरण कमेटी के बानी सदर मोहसिन अहमद ख़ान ने एक अहम मीटिंग बुलाई थी कि इस मामले में हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाना चाहिए। मगर अफसोस कि इस मीटिंग में चंद गिने चुने अफराद के अलावा दीगर ओहदेदारान और हमदर्दान कौम दिखाई नहीं दिए और जो लोग मीटिंग में शरीक थे उन लोगों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और लाहे अमल तैयार किया, मगर ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मीटिंग में मोहसिन अहमद ख़ान के अलावा एडवोकेट एस काजी, अजमल ख़ान, प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा, मिर्ज़ा सलीम बेग, साबिक़ कारपोरेटर शेख मुनाफ और डॉक्टर अशफाक अहमद भी शरीक थे। मीटिंग में मुत्तफ़िक़ तौर पे ये कहे कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो भविष्य सरकार ने दी उसको कंटिन्यू करना, उसके लिए मीटिंग हमारी चालू है और बहुत जल्दी इसके आगे जो है किस तरह से आगे जाना है, किससे मुलाकात करना है गवर्नमेंट में और किस तरह से अपने बच्चों को रिजर्वेशन मिलता उसके ताल्लुक से तय है। ये बात तय है अपनी जगह कि मुस्लिम को तालीम के अंदर और नौकरी के अंदर रिजर्वेशन आज के हालात में इंतहाई ज़रूरी है और वो मिलना चाहिए। गए सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया था उसको कंटिन्यू करना चाहिए सरकार में। यह और बात है कि अभी तक जो हालात थी, बीमारी थी, लॉकडाउन था, वो है बराबर हालात सुधर रहे हैं। नोटिफिकेशन निकलना करना इसमें भी टाइम लगता है, मगर हमारे पास रोज़गार नहीं है। मुस्लिम लोग बहुत बेरोज़गार हैं और तालीम होने के बाद बहुत परेशान है। ये 4-5 महीने से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा सरकार ने फौरी तौर पर रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये नौजवान बच्चे जो है सड़कों पे निकल के आएंगे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की ये नौकरी की, रोज़गार की दखल लेना चाहिए, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का सरकार है और इन्होंने मेजॉरिटी वोट ये दोनों पार्टी को दिया है
और भरपूर सपोर्ट जो है शिवसेना को जो है दोनों ने मिलकर किया है। तो हमारी दोनों भी जो सरकार में दोनों तीनों पार्टियां जो हैं उनसे हमारी अपील है कि मुस्लिम समाज को फौरी रिजर्वेशन दें। अगर वो नहीं देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर फिर आंदोलन, लोकशाही के उससे आंदोलन होगा, रास्ता रोक होगा और फिर उसकी सारी तमाम तर जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर रहेंगी। मैं मोहसिन अहमद, अध्यक्ष जन जागरण समिति, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से महाराष्ट्र की सरकार से एक आह्वान करता हूँ कि इसके ऊपर फौरी निर्णय ले, नहीं तो आने वाले वक्त का वो फिर सामना करे नौजवानों के जोश का। मुस्लिम रिजर्वेशन आज के हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुस्लिम तबका जो है तो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो चुका है। हम देखते हैं कि मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम उनका परसेंटेज है। तो इसलिए जो अभी मोहसिन साहब ने जो बताया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एजुटेशन करना है, और जहाँ गवर्नमेंट ने अगर बात हमारी सुन ली है तो बिल्कुल हमको यकीन है ये जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को जिस तरीके से उन्होंने 5% अभी एजुकेशन में रिजर्वेशन किया है, इसी तरीके से ये रिजर्वेशन को वो एम्प्लॉयमेंट के और सभी फील्ड में अगर दे दे तो मुसलमानों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ख़ास तौर से इकोनॉमिकल कंडीशन जो अभी बहुत वीक हो चुकी है मुस्लिम्स की। रूरल एरिया में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई उनके पास ज़मीन नहीं है, और इसलिए वहाँ से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है शहरों में भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को बहुत परेशानी है। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुस्लिम को 5% जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसकी कोशिश जो शुरू हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो हम लोग उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जो भी हो सकता है लीगली तौर पर, इसके लिए सभी एडवोकेट्स मदद करने के लिए तैयार है। बस अपनी यही बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट महाराष्ट्र का सदरों में पिछले 15 सालों से मुसलमानों को तालीम में और हर क्षेत्र में रिजर्वेशन मिले, नौकरियों में रिजर्वेशन मिले, इसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं। हमारे साबिक़ कॉरपोरेटर हमारे भाई मोहसिन अहमद साहब ने आज मीटिंग बुलाए हैं कि ये जो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार है, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टियां भी शामिल है, जनता दल और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी है। हम उनसे आज की मीटिंग में तय होगा इंशाल्लाह कि कर्नाटक की तर्ज पर, ऐसे कर्नाटक में 5% रिजर्वेशन है। साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा जब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे 1994 में, तो उन्होंने 5% रिजर्वेशन दिया था माइनॉरिटीज़ के लिए, 4% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को और 1% अदर देन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। पिछले 1994 से आज जो है 26 साल हो गए कर्नाटक में रिजर्वेशन जारी है। रिजर्वेशन का प्रोसेस उस अंदाज से किया जाए जो कर्नाटक में है, कर्नाटक के तर्ज पे किया जाए। ये मुतालिबे को लेकर आज मीटिंग रखी गई है। इसमें मीटिंग में हमारे मोहसिन साहब की सदारत में होगी मीटिंग। हम इस मीटिंग के बाद क्या तय होता है कि आंदोलन करना, बहरहाल रिजर्वेशन जो है वो मिले और हमारे मुस्लिम आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा मिले, कि हम सबका एक ही मकसद के तहत हम लोग जमा हुए। आज दोपहर तक ज़िले के 127 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई, लिहाजा एक्टिव मरीजों की तादाद अब 4771 हो गई है। मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 127 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 22,676 हो गई है, जिनमें से 17,224 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब 681 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं और फ़िलहाल 4,771 मरीज़ों का मुख्तलिफ़ दवाखानों में इलाज जारी है।
आज दोपहर तक जिन 127 शहरियान में कोरोना के जरासीम पाए गए उनमें से 71 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 56 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ भी 364 मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद 200 था 250 का इजाफ़ा होने का इम्कान है। फिराक गोरखपुरी के यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से रखा गया और उनकी अदबी खिदमात को याद किया गया। नाजरीन, उर्दू के मायनाज शायर फ़राख गोरखपुरी का यौम पैदाइश 28 अगस्त है, लिहाजा इसी मुनासिबत से एक प्रोग्राम रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फ़ारूकी की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस कैसर कॉलोनी में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बदनापुर कॉलेज के नायब प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ाकिर पठान, अमानुल्लाह मोतीवाला उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस जमील अहमद ख़ान, इखरा बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल सलाहुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल, इरफान सौदागर और दीगर मुहिब्बान उर्दू शरीक हुए। शुरकाए महफिल ने उर्दू के मारूफ शायर फ़राख गोरखपुरी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उनकी खिदमात को याद किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा तालिब बेग और दीगर ने अहम रोल अदा किया। आज का प्रोग्राम जो है फ़राख गोरखपुरी की यौम पैदाइश है, 28 अगस्त 1896 को पैदाइश है। और आप सब जानते हैं फ़राख गोरखपुरी मशहूर शायर है और समझे उर्दू का हिंदू शायर। आजकल बात उर्दू को लेकर चल रही है, हमें आजकल कहना पड़ेगा हिंदू शायर, हिंदू मुसन्निफ, हिंदू अदीब, हिंदू शायर, तो वो मस्ती से जोड़ दिया गया है, जो ख़त्म करने बात की जा रही। तो आज की तकरीब असल जो है फ़राख को याद करने की। फ़राख को जो है 1969 में ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया था और पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला और बड़े अवार्ड मिले उनके। फिर जो है जो खूब बड़े मतलब जज थे और इस साथ में पूरी एक ज़िंदगी है, पूरी कहानी है फ़राख को लेकर। हम क्या बात करेंगे, आदमी पैमाने में बड़ा शायर माना गया है, उसकी तकरीब आज मुनक़्क़िद की गई है। और इसी मुनासिबत से हमने जो है आज जो है एक ये भी किया है कि जो शहर के जो कॉलेज स्कूल के जो लोग हैं उनको साथ हमारे बदनापुर कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या कारगुजार प्रिंसिपल है, इतनी अभी करता था, तो सर्व सर्वा जो है काफ़ी है। तो आज की तकरीब इसी मुनासिबत से और इसी वजह से हमने ये भी तय किया था कि आज कि 5 सितंबर आप लोगों की याद में, इन्हें टीचर्स की याद में मनाया जाता है पूरे आज पूरे भारत में। लेकिन लॉकडाउन के चलते अब पता नहीं प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो हमने साल गुज़िश्ता भी हमने प्रोग्राम किया था कि अपने असतज़ा को याद करते हुए अपने उस्ताद थे, तो हमने एक स्कीम की थी, मतलब किताब तकसीम करने की, उस्ताद की याद में किताब तकसीम करने की। साल गुज़िश्ता ये हमने शुमारा तकसीम किया था, जिसमें उस्ताद सर्वपल्ली राधाकृष्ण के ऊपर आयत पे था, तो किताब तकसीम किए थे, सन्ने में सभी ने हिस्सा लिया था। तो आज ये इस बच्चों की दुनिया की नुमाइश भी है, एक तारुफ भी पेश किया जा रहा है कि खुसूसी शुमारा कौमी कौंसिल ने बच्चों को सामने रख के निकाला है, तो उसका तारुफ भी पेश कर ताकि लोगों को मालूम भी हो जाएगा। तो हम दरख्वास्त करते हैं हमारे फारूक साहब से इसका जो है नुमाई कर दे, उसके बाद 2 कलमा उसके पेश नज़र आज यहाँ सबको बुलाया, मदू किया और फ़राख गोरखपुरी को यहाँ याद किया गया, उनकी अदबी खिदमात को सराहा गया। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़बानें किसी की मीरास नहीं होती, किसी की मिल्कियत नहीं होती, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो वसीले का ज़रिया है, जज्बात और एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। और हिंदुस्तान में ऐसे ही उर्दू ज़बान की नशोनुमा भी हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के इंडस्ट्री से लेकर एक मजदूर तबके तक सभी के लोग जो हैं, सभी अफराद उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और बहुत शीरीनी से और बहुत मज़े लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कि उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है इस्तेमाल होती है, लेकिन बोलने में अक्सर तबका जो है हिंदुस्तान का उर्दू बोलता है। और उर्दू की जो मिठास है, जो उसकी जो अपनाइयत है, वो सभी दिलों को जो है छूती है और लोग उससे महसूस होते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब्दुल क़य्यूम साहब का जो जोश है, जो वलवला है उर्दू अदब को, उर्दू किताबों को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पहुँचाने का, मैं कहूँगा इस सिलसिले में उनकी जो जिद्दजहद है मुस्तकिल तौर पर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ स्कूलों की विज़िट भी करते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहाँ पर के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को वो इल्म से, किताबों से ना जोड़ दें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि वो अपनी कोशिशें ऐसे ही जारी रखें और यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि औरंगाबाद शहर के जो मदारिस हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो उनके साथ हैं इस मिशन में कि हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा
जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बात भी कही, मज़हर साहब ने, कि मोबाइल को छोड़कर उसके हाथ में किताब हम देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिशें बार-बार होंगी और हम इस मकसद में कामयाब होंगे कि हमारे बच्चे जो है तालीम के तहीं उनकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ेगी और बड़े बड़े ओहदों पर इंशाल्लाह वो जाएंगे और किताब ही उसका ज़रिया बनेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं यही कहूँगा कि ये एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है जिसका ओरिजिन यहाँ पर जो तो इंडिया में हुआ है और इसीलिए इसकी एक अपनी अहमियत है और इसके अंदर की जो मिठास और जो दीगर चीज़ें यहाँ पर है, तो ये एक नायाब तोहफ़ा है दुनिया को, ये उर्दू ने दिया है। वो भले ही किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो उर्दू से बराबर जो है तो वाबस्ता होता है। अब यहाँ पर टीचर्स के ताल्लुक़ से और इन किताब के तकसीम के ताल्लुक़ से जो इनका काम चल रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि औरंगाबाद जैसे शहर में ये उर्दू के ख़ास करके किताबें जो तकसीम हो रही है, उसके अलावा जो है तो उर्दू की जो किताबें लाइब्रेरी को जो फराहम होती है, तो ऐसे बहुत कम जो है तो लोग यहाँ पर हैं। इसकी तादाद बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से हमारी जो तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस लिहाज से ये चीज़ नहीं है। किताबें जितनी पढ़ी जाएंगी, क्योंकि किताबों से इनकलाब आया है, ये भी हम पढ़े हैं कि हिस्ट्री के अंदर किताबों ने कुछ इनकलाब लाया है और यही किताबों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो नई नस्ल जो है उनको एक मैसेज इस तरीके से यहाँ पर देना चाहेंगे कि मोबाइल के अंदर या बाकी के गेम्स के अंदर जो तो ज़्यादा मसरूफ़ रहने के बजाय किताबों के अंदर जो तो अगर अपनी वक्त गुजारे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल जो तो फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पर जो तो मुबारकबाद एक बार फिर से देता हूँ अब्दुल करीम नदवी साहब को और दीगर तमाम टीचर्स को भी 5 सितंबर के मौके की लिहाज से भी, और 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। खुदा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गार्डनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाहियों के सबब करोड़ों रुपयों की लागत से शहर में कायम किए गए गार्डन्स अब खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन इस जानिब इंतजामिया की कोई नज़र नहीं है। नाजरीन, भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में शहरियान को सैर व तफरीह का मौका मिल सके, इस गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ मकामात पर बागात तामीर करवाए। मजनू हिल रोड पर मौजूद स्वामी विवेकानंद गार्डन और सुराही बाग भी इन तफरीगाहों में शामिल है, मगर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब इन बागात में बच्चों के लिए लगाए गए खिलौने टूट फूट चुके हैं। खुशनुमा फूलों की क्यारियाँ मुरझा गई हैं। यहाँ लगाए गए फाउंटेन का दूर दूर तक पता नहीं है और वहाँ बनाए गए हौज़ में जमा शुदा पानी सड़ने लगा है। शहरियान के लिए लगाए गए बेंच या तो टूट गए हैं या फिर उनके अतराफ जंगली घास और पेड़ पौधे उगाए हैं, जिनमें ये बेंचेस छुप कर रह गए हैं और इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। ये बागात अब सैर व तफरीह की बजाय अय्याश और ओबाश किस्म के अफराद के अड्डे बन चुके हैं। यहाँ चारों तरफ बिखरी शराब की खाली बोतलें इस बात का सबूत है कि अब यहाँ रंगीन महफिलें सजने लगी हैं, जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदानों की ख़वातीन और बच्चे इस गार्डन में सैर व तफरीह के लिए आ नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद गार्डन में बनाए गए हाथी के मुजस्समे की सूंड टूट चुकी है तो सुराही गार्डन की सुराही में बड़े बड़े शिगाफ पड़ चुके हैं और ये बागात उजड़ कर खंडर में तब्दील हो गए हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। हालांकि हर साल के बजट में गार्डन्स की देखरेख के लिए करोड़ों रुपयों का फ़ंड रखा जाता है, तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये रकम कहाँ खर्च की जाती है और शहर की तफरीगाहें खंडरों में कैसे तब्दील हो रही हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रास बहुत सारी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर सांप आने का भी बड़ा डर लग रहा है कि सांप वगैरह आए और हमें पता भी नहीं चलेगा, घूम रहा होगा तो। और यहाँ पर लाइटनिंग भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और पहले बहुत सारा खेलने के लिए भी था बच्चों के लिए, लेकिन वो भी उन्होंने निकाल दिया है। और अब देख सकते हैं कि बेंचेस वगैरह पूरी तरह से ख़राब हो गए, डस्टबिन भी प्रॉपरली नहीं है, ना टॉयलेट यहाँ का क्लीन है वगैरह, कोई भी साफ़ वगैरह कुछ भी नहीं करता। और रात में सब आते हैं, लड़कियाँ वगैरह भी होती है साथ में, तो गार्ड्स भी नहीं है और लाइट भी नहीं रहती, तो फिर समझ में भी नहीं आता है कि कौन आ रहा है या क्या है। और ऊपर से पानी भर जाता है, साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं है और बदबू आ रही है सब तरफ से, तो फिर ये करना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो अगर मतलब किसी लड़की को छेड़खानी हुई या किसी लड़के ने कुछ किया यहाँ पर, कोई अकेली बस शांति के लिए यहाँ पर बैठने आए और किसी लड़के ने छेड़ दिया, तो वो लड़की भी क्या करेगी अगर गार्ड्स भी नहीं है यहाँ पर तो। और रास्ते भी इतने ख़राब है कि हर जगह पत्थर है, मतलब टूट चुके, कोई गिर गया, कुछ हो गया।
मेरा नाम सचिन गोराड़े है, मैं M13 में रहता हूँ। ये गार्डन में लॉकडाउन के पहले आया था। पहले बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई रखते थे, ऐसे बेंच वगैरह अच्छे थे, सब अच्छे था, सब इधर सिक्योरिटी वगैरह रहते थे और बेंच वगैरह सब व्यवस्थित थे। गार्डन का सब ये था, फूल वगैरह अच्छे थे, सब पेड़ वगैरह अच्छे थे। अभी पर ऐसा हो गया लॉकडाउन के बाद कि ऐसा हरियाली सब तरफ ऐसे ये दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसे गवत कटा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सब साफ़ सफाई नहीं है, किधर भी कोई भी डाल के जा रहा है। पहले जैसा कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी दीवार ये टूटी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी आता है कभी भी आता है। गार्डन के ऐसे बोले तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो वाली है अभी बहुत बोले तो अभी गार्डन में अभी पहले जैसे खिलौने नहीं रहे, बच्चे खेलते नहीं है, अच्छे खिलौने नहीं, टूटे हुए सब बेंच वगैरह टूटे हुए हैं। और रात के टाइम आए बोले तो शाम को 7 बजे का आए तो इधर लाइट नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, कोई ऐसा बोले तो ये रहता है। और ऐसे सांप वगैरह इसका बहुत ये है अभी इधर रिक्स है। कैसा है, बहुत लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छा साफ़ सफाई रखते थे, अभी साफ़ सफाई नहीं तो टेंशन है सांप वगैरह आने का, ये वगैरह निकलते हैं, कभी कभी सांप भी निकलते हैं, ऐसे बिच्छू वगैरह ये निकलते हैं। इसकी वजह से अभी फिलहाल तो अभी गार्डन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मी अरुण करात, मी ह्या गार्डनमध्ये व्यायाम वगैरे करायला येत राहतो आम्ही कंटिन्यू. तर ह्या गार्डनची 1994मध्ये काम झालं, भोगे साहेबांना केलं. पण ह्या गार्डनमध्ये एकही रात्रीच्या टायमाला कर्मचारी वगैरे काही राहत नाही, आणि इथं कर्मचारी रात्रीला द्यायला पाहिजे, जेणेकरून की लेडीजला डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. आणि हे जे काम जे होऊ राहिलं हे नादुरुस्त होऊ राहिलं हे, आणि खेळणे वगैरे करायला पाहिजे लहान लहान मुलाला. एक तर गार्ड वाढवून द्या, नाहीतर रात्री टायमाला सध्या आम्ही मला दिसतात रात्रीच्या वेळ कमीत कमी कोणीच राहत नाही, रात्री टायमाला कोणी राहत नाही. आणि हे जे आहे ना गार्डनचं हे तुम्ही बघून घ्या, हे गार्डनचं पूर्ण टोटल पाठीमागे तुम्ही ट्रॅक बघून घ्या, काहीच नाही त्याच्यामध्ये, पूर्ण टोटल काहीच केलं नाही. आणि प्रशासन हे फक्त काय करते, दिशाभूल करते शासनाची. आणि यासाठी कसं काय पाहिजे की पहिले झाडांची निगा राखणे, व्यवस्थितपणे झाडं वगैरे असायला पाहिजे, कटिंग गार्डनमध्ये व्यवस्थित. आणि गार्डन असल्यामुळे लहान मुलांना खेळणे पाहिजे. दुसरी गोष्ट की गवत वगैरे वाढलेले आहे त्याची कटिंग व्हायला पाहिजे. आणि पायऱ्या वगैरे तुटे आणि लोकांचे गार्ड वगैरे राहत नाही इथं, सिक्युरिटी गार्ड राहत असते, पण पुन्हा हे सफाई वगैरे व्हायला पाहिजे चांगली. पायऱ्या तुटलेल्या आहे, पुन्हा पाणी पिण्याची सोय नाही आहे, त्या याचं पाणीच राहत नाही, ते मटका आहे ना ते मटक्यामध्ये पाणी राहत. आपण बघत असेल इथं झाडं काही बुडलेले आहे, त्याचं बी ठीक नाही आहे. पुन्हा इकडून फिरायला पुन्हा ठीक हे नाही आहे, सकाळच्या टायमला येतात फिरायसाठी, बस काय. हरसुल सोंगी तालाब से मुतसिल ज़मीन पर कायम किए जा रहे गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर जहरीले होते जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाया। इन लोगों का कहना है कि एएमसी इंतज़ामिया ने एक जगह का प्रपोज़ल मंजूर किया और दूसरी जगह पर प्रोसेसिंग सेंटर कायम कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ हरसुल सावंगी तालाब का पानी आलूदा होगा बल्कि वहाँ मौजूद कुओं का पानी भी जहर आलूद हो चुका है, जिसके इस्तेमाल से उन लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है और उनके खेत तबाह व बर्बाद हो गए हैं। मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने पर बजिद है। सखाराम भाले, सर्वे नंबर 14चा मालिक, बाजूला माझी शेती सर इथं. आणि महापालिकेनं इथला जो कचरा डेपो आहे याचं परमिशन सर्वे नंबर 231 आणि 37चं होतं. आमच्याजवळ त्याच्या ऑर्डर कॉप्यासुद्धा आहेत. तरी यांनी दामदटाई करून कचरा डेपो इथं आणला. इथं आणल्यामुळे ह्या तलावाला 14 वर्षाच्या नंतर एवढं पाणी आलं जे आजपर्यंत पाणी नव्हतं. आणि गावचे लोक शांत असल्याचा आयुक्त त्याचा पुरेपूर फायदा घेतो आहे. कोल्हे साहेबांनी मी याच्या अगोदर सर एक दिवस इथं आले ऑन द स्पॉट. त्यांना सांगितलं सर याच्यामध्ये कचरा दाबला आहे. ते म्हणे आमची माणसं आहे, कचरा दाबू शकत नाही, तुम्ही जर इथं इंटरफेअर कराल तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील म्हणे. म्हणलं सर आम्ही जागेवर पाहिल्यानंतर आमच्याजवळ खोटू आहे, जर खरं बोलणाऱ्यावर गुन्हे दाखल होतात, खोटं बोलणाऱ्याला बक्षीस काय हे सुद्धा आयुक्त साहेबांनी आम्हाला डिक्लेअर करा. कारण हे कचरा दाबल्यामुळं पूर्ण पाणी दूषित होईल. इथं 84मध्ये सरकारी विहीर बनलेली,
तिचं आज बी पाणी जसं जातं आहे तसं लोकांच्या घरात जातं आहे, लोकाला प्यायला डायरेक्ट मिळतं आहे. आयुक्ताला लोकांच्या भविष्याशी खेळायचं, आरोग्याशी खेळायचा काही अधिकार नाही, तरी आयुक्त याच्याकडं डोळा झाक करून अजून काम चालू आहे. तलावाला खेटून 14 वर्षानंतर एवढं पाणी आलं आहे. त्यांनी 10-10, 12-12 फुटाचे तलावाला खेटून गड्डे केलेले, त्याला आज बी पाणी लागलेलं आहे. पाणी हे इथलं अजून एक 8-15 दिवसानंतर पूर्ण तळ्याचं रूप खाली धारण होतं आहे. आणि हे दूषित पाणी जर लोकांच्या प्यायल्यात गेलं तर त्यांचे आयुष्य धोक्यात येईल, त्यांना 100% कॅन्सर होईल ही मी ठामपणे सांगतो आहे. तरीसुद्धा आयुक्त त्याच्यावर निकाल घेत नाही. हे दूषित पाणी पिल्यानंतर जो स्टँडर्ड आहे, क्लास 1 आहे, तो जार प्युरेट बसवल, मध्यमवर्गीय जार आणतील. जो गरीब 200 रुपये कमवतो त्यांनी काय करायचं? मुलांचे आरोग्य बघायचं की हे बघायचं? माणसाची समजली गोष्ट आहे सर, आम्ही शेतकरी लोक आहे. आमच्या जो जनावर आहे, उद्या गुरांनी पिल्यानंतर जनावरं मरणार ठरली. शेतीला तेच पाणी दिले, शेती नापीक होती. आमच्या मागं दुसरा काही पर्याय नाही, फक्त एकच पर्याय उरतो आणि तो म्हणजे आत्महत्या. तरी आयुक्तांनी ह्या गोष्टीची दखल घेऊन सहसा आमच्यावर न्याय करावा, कारण इथल्या लोकांना प्यायल्याशिवाय दुसरं पाणीच नाही सर. पैठणचं पाणी 2 गल्ल्याला हप्त्यातनं 1 वर्ष येतं, बाकीचं तर हेच पाणी पिता येत ना. मग हे गरिबावर अन्याय काय करताय? याच्या अगोदर बी सर आम्ही बरेच वेळेस आंदोलन केले, याची आम्ही कोर्टात कंप्लेंटसुद्धा केली. कोर्टवाले ते जज आले त्या दिवशी कोल्हे साहेबाला तिने डायरेक्ट सांगितलं की याच्यावरती स्टे ऑर्डर आहे, तरी तुम्ही काम चालू केलं. त्यांनी सांगितलं तुमच्याकडून काय होईल ते करून घ्या. गावचे लोक पाणी नसल्यामुळे शांत होते, पण आयुक्त त्यांचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या शांत रूपाची अजून परीक्षा घेत आहेत. गावचं जर उग्ररूप धारण केलं आणि शेतकरी जर आत्महत्या करायला लागले, रोडवर आंदोलन झालं, याचे जबाबदार फक्त आयुक्त राहणार आहे, बाकी अजून कोणी राहू शकत नाही. कारण गरीब जो काम करतोय सर त्याची काही चूक नाही आहे. आयुक्तांनी जर सांगितलंय हे बंद करा तर हे बंद होऊ शकतं. गरिबाला मारून त्याला त्रास देऊन काहीही फायदा नाही आणि आम्ही ते करू इच्छित नाही, कारण तो पोट भरतोय, त्यांना त्यांचे लेकरं बाळं सांभाळ नाही आणि आयुक्त त्याचाच गैरफायदा घेत आहे आणि आज हा अन्याय करतोय. सर हे एवढे 10-10 फुटाचे गड्डे केले, 12-12 फुटाचे गड्डे केले, त्याच्यात टोटल पाणी तुंबलेलं आहे. आज भी पाणी लागलेलं आहे. ती सरकारी विहिरीजवळ प्यायचे पाणी वरून वाहते येते. महाराष्ट्र व गोवा नोटरीज एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली को भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र का लीगल हेड नामजद किया गया है, जिस पर उनके अजीज़ व क़रीब और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक हाल ही में एडवोकेट सैयद सिकंदर अली को बीजेपी माइनॉरिटी सेल के रियासती सदर एजाज देशमुख ने बीजेपी माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र के लीगल हेड की हैसियत से नामजद किया है। वाज़ेह रहे कि एडवोकेट सैयद सिकंदर अली साल 2010 से महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरीज़ एसोसिएशन के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साल 2018 में हुकूमत ने फिल्म सेंसर बोर्ड का रुकन भी उन्हें नामजद किया था। एडवोकेट सैयद सिकंदर अली को बीजेपी माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र का लीगल हेड बनाए जाने पर उनके दोस्त अहबाब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। एमसीएन दफ्तर में गणपति की आरती एमएलसी सतीश चौहान के हाथों अमल में आई और प्रसाद तकसीम किया गया। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी हैथवे एमसीएन दफ्तर में जोश व खरोश से गणेश फेस्टिवल मनाया जा रहा है और शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के हाथों सुबह व शाम आरती का अहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता शाम एमएलसी सतीश चौहान के हाथों यहां आरती की गई। इस मौके पर नितिन बागवे, एमसीएन न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, सीनियर मैनेजर दत्ता जाधव, रामेश्वर कदम, केशव भोंबे, गणेश गुट्टे, रईस शेख, संतोष खड़के, अप्पा साहब गोरे, सदाशिव तांबे, संजय भारसाकड़े, अभिजीत जोशी, सचिन चौहान, राहुल निकम और दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। महाराष्ट्राचा अत्यंत मानाचा असा गणेशोत्सव अत्यंत अडचणीच्या काळामध्ये या सगळ्या भारताला एका विशिष्ट रोगाने ग्रसलेला असताना अत्यंत उत्साहात सर्व नियमांचं पालन करून देवाप्रती आपली श्रद्धा व्यक्त करून महाराष्ट्रातली जनता करते, याबद्दल महाराष्ट्रातल्या जनतेचं कौतुक करावं थोडं आहे। गणपती बाप्पा एवढीच प्रार्थना करेल, या कोरोनाच्या संकट काळात सर्व नागरिकांना व्यवस्थित सगळ्या नियमांचं पालन करायची बुद्धी दे आणि या संकटातून लवकरात लवकर जगाला बाहेर काढ, एवढी विनंती मी बाप्पाजवळ मागणी करतो। और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारह 12,647 क्यूसेक की रफ्तार से जमा हो रहा है जायकवाड़ी डैम में पानी। तालाब को भरने के लिए सिर्फ 1.5 फीट पानी की जरूरत। इंतजामिया चाको चौबंद। गोदावरी के किनारे 14 बस्तियों को अलर्ट रहने के लिए की मुनादी।
14 साल बाद हरसुल साव की तालाब की बिछड़कने का है इम्कान। नारेगांव और अतराफ की बस्तियों में पानी दाखिल होने का बढ़ गया है अंदेशा। म्युनिसिपल इंतजामिया ने की होशियार रहने की अपील। इबादत गाहें शुरू करने के मुतालबे पर बीजेपी हुई मुतहर्रिक। मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों के सामने घंटे बजाकर किया एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा बागात की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। करोड़ों रुपये खर्च करके कायम किए बागात खंडरों में तब्दील। बागात की देखरेख के लिए दिया जाने वाला फंड कहाँ हो रहा है खर्च, शहरियान ने किया सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।